दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने नए सेगमेंट की ओर जिसका नाम है सरफेस ट्रीटमेंट मेथड कि हम लोग सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी कि सरफेस का हम लोग को क्या करना होगा, इसके अंदर सरफेस का वियर रेजिस्टेंस हम लोगों को बढ़ाना है। तो दोस्तों ऐसा काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे बेसिक है उसका नाम है हार्ड फेसिंग। देखिए दोस्तों करते क्या है, हम लोग जब सरफेस को बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, चारों ओर से इस बॉडी को गर्म कर देते हैं। अब आपको पता है कि कोई बॉडी गर्म हो जाएगी और अगर उसकी सरफेस पे एनर्जी अवेलेबल है, इसकी सरफेस पे, यहाँ के सरफेस पे, यहाँ के सरफेस पे, यहाँ के सरफेस पे एनर्जी अवेलेबल है, और अगर हॉट हीटेड कंडीशन में एब्रेसिव पार्टिकल अटैच अगर हम लोग कर दें, एब्रेसिव पार्टिकल्स आर अटैच्ड ड्यूरिंग हॉट कंडीशन, इसको क्या बोलेंगे, हार्ड फेसिंग बोलते हैं। अगर पूरी बॉडी के सरफेस पे अगर हम लोग टंगस्टन कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड एटसेट्रा को अगर हम लोग डाल दें तो हमारा मटेरियल के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड फेसिंग को हम लोग अटेन कर पाए हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा जो अगला तरीका होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट पिनिंग। देखिए शॉर्ट पिनिंग का मतलब ये होता है, आप समझिएगा कि अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर सरफेस पे कुछ इस तरीके से कुछ क्रैक्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब अगर सरफेस को हम लोग को स्ट्रेस जो फटीग हो रहा होता है, अगर क्रैक्स प्रेजेंट हैं, हम लोग जानते हैं कि इफ़ क्रैक्स आर प्रेजेंट देन they can be suppressed by compressive action। तो दोस्तों कंप्रेसिव एक्शन का मतलब होता क्या है कि जो हमारा सरफेस है, सरफेस पर अगर ढेर सारी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, सरफेस पर अगर ढेर सारे डिफेक्ट हैं, सरफेस पर अगर ढेर सारे क्रैक्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हाई स्पीड हाई इम्पैक्टिंग जो बॉल्स रहती हैं वो काफ़ी ऊंची हाइट से क्या करते हैं, उसके ऊपर थ्रो करते हैं अलग अलग मशीनों से। जब हम लोग क्या करते हैं, स्टील बॉल्स आर थ्रोन with high velocity on the material, स्टील की बॉल्स को क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी से मटेरियल के ऊपर थ्रो करते हैं। इससे क्या आता है, मटेरियल के अंदर रेजिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। रेजिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस मटेरियल के अंदर जनरेट हो जाता है। और दोस्तों अब से हम लोग याद रखेंगे कि अगर क्रैक अगर प्रेजेंट है तो अगर हम लोग को क्या करना है, क्रैक्स को, अगर हम लोग को क्रैक प्रोपेगेशन को स्टॉप करना है, अगर क्रैक प्रोपेगेशन को हिंडर करना है, तो हम लोगों का कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाना पड़ता है। और वहीं पे अगर क्रैक प्रोपेगेशन अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारे मटेरियल के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो आप खुद ही बताओगे कि अगर क्रैक अगर प्रेजेंट है सर, और क्रैक को अगर हम लोग को सप्रेस करना है, तो उस कंडीशन में सर हम लोग मटेरियल के अंदर चाहेंगे कि रेजिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस आए। और सर वैसा करने का हमारे पास एक ही तरीका है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस को जनरेट करना। क्या करते हैं सर, हम लोग स्टील की बॉल्स को इम्पैक्ट करते हैं हाई वेलोसिटी से। अगर स्टील की बॉल्स को इम्पैक्ट करने पे सारे क्रैक सप्रेस हो जाते हैं, सरफेस हम लोग का यूनिफॉर्म हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट पिनिंग। अब आइए दोस्तों, थर्ड नंबर का जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मेथड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोराइजिंग बोलते हैं। तो कार्बोराइजिंग में ऐसा क्या हो जाता है दोस्तों, कार्बोराइजिंग की जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था ये सेगमेंट, तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन और नाइट्रोजन जो होते हैं, क्या होता है कि कार्बन और नाइट्रोजन जो होते हैं दे आर इम्प्योरिटीज़। ठीक है, वो क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं। कार्बन एंड नाइट्रोजन आर इम्प्योरिटीज।
तो ये करते क्या है, ये किसी भी सरफेस के ऊपर या किसी भी बल्क के अंदर, मटेरियल के अंदर जा करके ये क्या करते हैं, कार्बाइड्स एंड नाइट्राइड्स फॉर्म कर लेते हैं। अब दोस्तों जो कार्बाइड्स और नाइट्राइड्स हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। कार्बाइड एंड नाइट्राइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर वेरी हार्ड पार्टिकल्स। ये हार्ड पार्टिकल्स करते क्या है, ये हार्ड पार्टिकल्स आपके वियर रेजिस्टेंस को, अब्रेशन रेजिस्टेंस को, स्क्रैच रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर ये आपके स्क्रैच रेजिस्टेंस वगैरह को बढ़ा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका सरफेस क्या हो गया, वियर प्रूफ हो गया। तो दोस्तों इसी सीरीज़ में जो थर्ड टाइप का सरफेस ट्रीटमेंट मेथड होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं इसमें, डोपिंग ऑफ कार्बन एटम्स ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोराइजिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इसके अंदर हम लोग करते क्या है, कई तरीके से होता है, गैस कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग और सॉलिड कार्बोराइजिंग, 3 तरीके इसको बोलते हैं। ये 3 टाइप्स का होता है। सबसे बेसिक वाला पार्ट अगर आप देखिए तो इस तरीके का चैम्बर लेते हैं। इस चैम्बर के अंदर जिसको हम लोग क्या करना है, अगर हम लोग को इस मटेरियल का अगर सरफेस को हार्ड बनाना है तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का मटेरियल हो गया या वर्क पीस हो गया, ये हम लोग का वर्क पीस हो गया। इसमें करेंगे क्या हम लोग कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को लेकर के जाएंगे, अपने मटेरियल को चारों ओर से एनर्जाइज़र से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। एनर्जाइज़र से हम लोग कवर कर देंगे, और एनर्जाइज़र से अगर हम लोग अपने चारों ओर से मटेरियल को कवर कर देंगे तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारा एनर्जाइज़र रहेगा, एनर्जाइज़र के अंदर कुछ नहीं होता है दोस्तों, एनर्जाइज़र जो होता है उसके अंदर होता है बेरियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस क्या होता है, प्लस इसी सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, अपना वर्क पीस रहता है। इन तीनों को लगा के 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग एक सिस्टम बना देते हैं, और 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेरियम कार्बोनेट BaO प्लस CO2 में टूटता है। CO2 अगेन कार्बन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में टूटेगा। एक नेटिव कार्बन जो न्यूट्रल कार्बन होगा वो क्या करेगा, जा करके वर्क पीस पे इस तरीके से अलग अलग जगहों पर बैठ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेसेंट कार्बन। नेसेंट कार्बन का मतलब हो गया ये केवल कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म का नहीं, केवल कार्बन है। तो ये तो दोस्तों हो गया सिंपल कार्बोराइजिंग। अब दोस्तों जो दूसरा तरीका होता है वो लिक्विड कार्बोराइजिंग का होता है। लिक्विड कार्बोराइजिंग के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर हम लोग का जो साइनाइड होता है उसको इसके अंदर फ्लो कराते हैं। साइनाइड जाता है पूरे मटेरियल से रिएक्ट कर लेता है, रिएक्ट करने के बाद कार्बन को क्या करता है, सरफेस पे डिफ्यूज़ कर देता है, और हम लोग का मटेरियल क्या हो जाता है, हम लोग का मटेरियल हार्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए जो थर्ड टाइप का जो मेथड होता है, ये तो सॉलिड कार्बोराइजिंग हो गया, जो थर्ड टाइप का मेथड होता है इसी के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं गैस कार्बोराइजिंग। देखिए गैस कार्बोराइजिंग में क्या होता है, नीचे से मीथेन गैस को हम लोग क्या करते हैं, अंदर डालते हैं। ये हम लोग का वर्क पीस होता है, वर्क पीस से चारों ओर से रिएक्ट कर लेता है, और वर्क पीस से चारों ओर से रिएक्ट करके एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कर लेता है, ये कार्बन डिफ्यूज़ कर देता है। दोस्तों ये तो हो गया गैस कार्बोराइजिंग। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो सरफेस मिलता है सॉलिड कार्बोराइजिंग के अंदर, वो सरफेस जो होता है वो काफ़ी ब्रिटल हो जाता है। सरफेस इज ब्रिटल एंड हार्ड। एक दो दिक्कत ये आती है, और सरफेस की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी नहीं प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि गैस कार्बोराइजिंग हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें एडवांटेज देखिए ये हो जाता है कि आपका प्रोसेस को आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं, प्रोसेस को आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज जो इसमें ये मिलता है कि क्वालिटी जो होती है वो बेटर हो जाती है, क्वालिटी आपकी बेटर हो जाएगी मटेरियल के अंदर। तो आपका ये जो प्रोसेस कहलाएगा, इन्हीं दोनों के बेसिस पे हम लोग अलग अलग कार्बोराइजिंग यूज़ करते हैं। ये दोस्तों हो गया सॉलिड कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग का मतलब आप बस इतना समझो कि आप कार्बन को क्या कर रहे हो, कार्बन को आप अपने बेस मटेरियल के अंदर डिफ्यूज़ कराना चाह रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे, कार्बोराइजिंग बोलोगे। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने कार्बोराइजिंग और हार्ड फेसिंग और शॉर्ट पिनिंग के बारे में पढ़ा।
अब हम लोग नए सेगमेंट में नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कार्बोनाइट्राइडिंग और इंडक्शन हार्डनिंग रहेंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग का ये जो टोटल सरफेस ट्रीटमेंट मेथड्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग नाइट्राइडिंग के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्राइडिंग एक मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग को क्या करना रहता है, नेसेंट का मतलब होता है सिंगल नाइट्रोजन आइटम। सिंगल नाइट्रोजन आइटम को हम लोग को क्या करना पड़ता है, हैज़ टू बी डिफ्यूज्ड on the surface of the material ठीक है दोस्तों, हम लोग को क्या करना रहता है, नेसेंट नाइट्रोजन आइटम को सरफेस पे डिफ्यूज करना होता है। अब दोस्तों इस नाइट्राइडिंग के अंदर क्या करते हैं, NaCN प्लस अमोनिया। तो अमोनिया हम लोग का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेनली हम लोग को सोडियम साइनाइड गैस को क्या करते हैं, सोडियम साइनाइड गैस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज पास्ड थ्रू द वर्क। दोस्तों इसके अंदर आप केवल टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए कि टेम्परेचर कितना है और क्या पास कराया जा रहा है। सोडियम साइनाइड को पास करते हैं, सोडियम साइनाइड को पास करने से देखिए होता क्या है कि जो नाइट्रोजन होता है वो सिंगल नाइट्रोजन आइटम क्या करता है, डिफ्यूजेस इनटू वर्क पीस टू मेक इट अ हार्ड स्ट्रक्चर, टू मेक इट अ हार्ड स्ट्रक्चर। क्या करता है, जो नाइट्रोजन आइटम होता है वो सरफेस पे जाता है और सरफेस पे जा करके क्या करता है, उस पूरे वर्क पीस के डिफ्यूज जाता है नाइट्रोजन और उसको एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस ये होता है कि ये देखिए क्या है, ये चीपर मेथड है, पहला तो चीपर है, और दूसरा क्या होता है, सरफेस पे इंड्योरेंस स्ट्रेंथ लगाता है। सरफेस के ऊपर इंड्योरेंस स्ट्रेंथ हम लोग का क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। इंड्योरेंस स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, फटीग नहीं हो पाएगा आपका मटेरियल का। साइक्लिक स्ट्रेसेस की वजह से आपके मटेरियल की क्रैकिंग नहीं हो पाएगी। अगर साइक्लिक स्ट्रेस की वजह से आपके मटेरियल की क्रैकिंग नहीं हो पाएगी तो आपका क्या हो गया, इंड्योरेंस स्ट्रेंथ बढ़ गया। इसको आई से भी डिनोट करते हैं, ई से भी डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन योर यूज़। आप इंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड होता है कि टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो होता है इसके अंदर, जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वो लो हो जाता है। अब दोस्तों इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, तो इसके लिमिटेशंस देखिए क्या होते हैं। जो इसके लिमिटेशंस होते हैं वो ये होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड ब्रिटल केस बना देता है, हार्डेस्ट केस बना देता है, ये हार्डेस्ट केस बना देता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, NaCN क्या है, एक तरीके से साइनाइड है। साइनाइड क्या होता है आपका, पॉइजनस हो गया। तो ये दो इसके डिसएडवांटेज होते हैं। मेन एडवांटेज हम लोग को ये याद रखना है कि इसका इंड्योरेंस स्ट्रेंथ ऑफ द सरफेस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मैंने आपको कार्बोनाइजिंग बताया था तो मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर कितना होता है उस केस में, 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं साइनाइडिंग। तो दोस्तों हम लोग साइनाइडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है दोस्तों पांचवा मेथड है सरफेस ट्रीटमेंट का, जिसको कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं साइनाइडिंग। साइनाइडिंग गैस के अंदर क्या, देखिए साइनाइडिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग दोनों एक ही मेथड होते हैं। जो फिफ्थ है हम लोग का वो है साइनाइडिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग। बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। जो साइनाइडिंग मेथड होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग पोटेशियम साइनाइड की लिक्विड फॉर्म में क्या करते हैं, मटेरियल को यूज़ करते हैं। तो साइनाइडिंग में क्या होता है, लिक्विड साइनाइड होता है। और कार्बोनाइट्राइडिंग में क्या होता है, कार्बोनाइट्राइडिंग में कुछ नहीं होता है। कार्बोनाइट्राइडिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, गैस फॉर्म को यूज़ करते हैं। दोस्तों इसके बारे में कुछ चीज़ें याद रखने लायक हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो 750 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेम्परेचर जो होगा क्या हो जाएगा, 750 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर डिफ्यूज्ड इनटू द स्ट्रक्चर
तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम लोग दोनों का दोनों कार्बन और नाइट्रोजन एटम को क्या करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं इनटू द स्ट्रक्चर। तो ये क्या होगा, और जो हम लोग को देखिए, जो हम लोग को केस मिलता है इस केस में, इस पर्टिकुलर तरीके में, वो क्या होता है, वो भी हार्ड होता है, लेकिन नाइट्राइडिंग इतना हार्ड नहीं हो पाता है, उसका अपना टफनेस को बरकरार रखता है, उसका टफनेस के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया साइनाइडिंग। अब दोस्तों सिक्स्थ जो इम्पोर्टेंट टाइप का मेथड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग। देखिए दोस्तों, अभी तक के जितने मेथड आपने किए वो केवल बाहर की सरफेस को हार्ड कर रहा था। क्या कर रहा था, केवल बाहर की सरफेस को हार्ड कर रहा था। अगर अभी हम लोग क्या करें, मान लो आप इस तरीके का वर्क पीस ले लें जिसमें कि एक अंदर की भी सरफेस प्रेजेंट हो, तो अंदर की सरफेस को कैसे हार्ड आप कर पाएंगे, अंदर की सरफेस को तुम लोग हार्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो अंदर की सरफेस को हार्ड करने के लिए, और जब कंपोनेंट छोटे छोटे हों, फॉर स्मॉल कंपोनेंट्स, और दूसरा फॉर इंटरनल सरफेसेस, फॉर स्मॉल कंपोनेंट्स एंड इंटरनल सरफेसेस, हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग को यूज़ करते हैं। इसमें देखो आप करेंगे क्या, एक कॉइल को यूज़ करते हैं। ये सपोज करो आप, ये बड़ा सा आपका मटेरियल है, ठीक है, बट इसको आप ऐसे एग्जांपल देखो, मान लो कि आपकी शाफ्ट है, तो शाफ्ट के अंदर क्या करते हैं, ये कॉइल को लेकर के आते हैं, मूव कराते हुए चलते हैं। जैसे जैसे कॉइल क्या करती है, आगे की ओर मूव करती है, वैसे वैसे क्या करते हैं हम लोग, एक नोज़ल को यूज़ करते हैं, नोज़ल से क्या करते हैं, पानी को स्प्रे कर देते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है वो क्या होता है, वो तो पूरी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म होता है। अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो आपका माइक्रोवेव कभी काम कर पाता क्या, कभी नहीं काम कर पाता। आपका जो माइक्रोवेव होता है, उस माइक्रोवेव के अंदर अगर मान लो कि ये आपका फूड है, अगर ब्रेड का पीस है, तो देखो अगर आप हीटर पे जब यूज़ करते हो तो हीटर क्या करता है, केवल इस सरफेस को, टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस को क्या करता है, गर्म करता है और बर्न करने लगता है। लेकिन इंडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडक्शन के अंदर होता क्या है कि सेम यही अगर वर्क पीस है तो इसमें क्या होता है कि पूरा हीट वेव्स मटेरियल के अंदर चलती हैं और बाहर चलती हैं, और जो हम लोग का पूरा मटेरियल बन जाता है, जो हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो हम लोग का पूरा सरफेस बन जाता है, उस पूरे के अंदर हीट पहुंचती है, और हम लोग का पूरा सरफेस बाय द मेथड ऑफ अ मूविंग कॉयल एंड अ वाटर स्प्रे क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, और इसका एक और एडवांटेज होता है, वो क्या, ये सरफेस के अंदर इंडोरेंस स्ट्रेंथ को लगा देता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, इंडक्शन इंडोरेंस स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। अब इसके अलावा एक और होता है प्रोसेस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम हार्डनिंग। देखिए दोस्तों, फ्लेम हार्डनिंग मेथड भी यहीं पे आप देख ही लो, जो 7th मेथड है। दोस्तों फ्लेम हार्डनिंग मेथड के अंदर हम लोग करते क्या है, अगर हम लोग का ये वर्क पीस है तो वर्क पीस के ऊपर हम लोग करते क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस को यूज़ करते हैं एट हाई टेम्परेचर। ऑक्सी एसिटाइलिन गैस को हम लोग यूज़ करते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन का मतलब क्या होता है, C2H2 गैस को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और C2H2 गैस से कार्बन निकलेगा, कार्बन जाके सरफेस पे डिप होगा, और उसके बाद आप मूव करते रहेंगे। होता क्या है कि देखो आप इसको ऑक्सी एसिटिलीन गैस से आप बर्न कर रहे हो, और जैसे जैसे आप इस गैस को मूव कर रहे हो वैसे वैसे क्या कर रहे हो, वाटर को स्प्रे कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, वाटर स्प्रे कर रहे हो। अब डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन गैस, ऑक्सी एसिटिलीन गैस कैसा होता है कि एक सिलेंडर होता है, एक के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और एक के अंदर C2H2 होता है। इन दोनों गैसेस से पाइप्स को लेकर के आते हैं। एक हम लोग का इस तरीके से टॉर्च होता है, टॉर्च क्या करता है, फ्लेम को प्रोवाइड करता है, ठीक है, और फ्लेम में गैसेस आती रहती हैं, और पूरे सरफेस के ऊपर आपका कार्बन को क्या करेगा, वो डिफ्यूज़ करता हुआ चलेगा, और आपका जो मटेरियल होगा वो हार्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग आपका पूरा मटेरियल क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा।
तो दोस्तों ये सारे मेथड से सरफेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट जब से स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने देखा कि सरफेस को सॉफ्ट बनाने के लिए और डक्टाइल बनाने के लिए अनीलिंग का यूज़ आप कर रहे थे मैक्सिमम, और उसमें आप कूलिंग क्या कर रहे थे अनीलिंग के अंदर। देखिए अगर एनीलिंग के बारे में हम लोग बात करें तो एनीलिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग एनीलिंग पढ़ रहे थे तो इसके अंदर हम लोग फर्नेस कूलिंग कर रहे थे, ये आप याद रखना। जब हम लोग नॉर्मलाइजिंग कर रहे थे तो नॉर्मलाइजिंग में हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, एयर कूलिंग कर रहे थे। जब हम लोग क्वेंचिंग कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, वाटर कूलिंग कर रहे थे या ऑयल कूलिंग कर रहे थे। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया चीज़ देखना, ठीक है। अब टेम्परेचर रेंज जो होता है, और एक याद रखना कि टेम्परेचर रेंज जो होता है वो नॉर्मलाइजिंग का ग्रेटर देन क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग का अनीलिंग से ज़्यादा होता है, ठीक है। आपने देखा था एक का 30 से 50 होता है, एक का 20 से 30 होता है। तो नॉर्मलाइजिंग का टेम्परेचर रेंज भी ज़्यादा होता है। नॉर्मलाइजिंग का स्ट्रक्चर कैसा बनता है वो आपने देख लिया, अनीलिंग का स्ट्रक्चर कैसा बनता है वो आपने देख लिया। क्वेंचिंग में आपने डिप किया, आपने क्या बनाया, मार्टेनसाइट बनाया, आपका बहुत ही स्ट्रक्चर हार्ड हो गया, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। हार्डनेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके अंदर, मटेरियल के अंदर, कि टेम्परिंग क्या होता है, लो टेम्परेचर टेम्परिंग, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग। अगर हमारा वर्क पीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है तो वर्क पीस की हार्डनेस को रिड्यूस करने के लिए आपने क्या पढ़ा, टेम्परिंग पढ़ा था, हम लोगों ने टेम्परिंग किया था। टेम्परिंग के बाद जब हम लोग स्टार्ट किए तो हम लोगों ने और क्या क्या मेथड पढ़ा, सरफेस ट्रीटमेंट के मेथड्स को पढ़ा। अब सरफेस ट्रीटमेंट के मेथड्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हम लोगों ने कवर किया सबसे पहला हार्ड फेसिंग को पढ़ा। हार्ड फेसिंग के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हार्ड फेसिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि शॉर्ट पिनिंग किया जा सकता है। शॉर्ट पिनिंग के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है, शॉर्ट पिनिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग अपने मटेरियल के अंदर कैसे साइनाइडिंग कर सकते हैं, कैसे कार्बोनाइजिंग कर सकते हैं, कैसे नाइट्राइडिंग कर सकते हैं, कैसे कार्बोनाइट्राइडिंग कर सकते हैं, कैसे इंडक्शन हार्डनिंग कर सकते हैं, कैसे फ्लेम हार्डनिंग कर सकते हैं। और इन सारा मेथड ख़त्म करने के बाद हम लोग को ये समझ में आया कि सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, सरफेस की प्रॉपर्टी के वेरिएशन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, और कैसे एप्लीकेशन आएगा तो हम लोग कौन कौन से प्रोसेस को यूज़ करके अपने मटेरियल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और प्रॉपर एप्लीकेशन के अंदर अपने मटेरियल को लगा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर से अब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।